रिट के प्रिय विद्यार्थियों, आज जो भूगोल का टॉपिक है पृथ्वी की गतियां, यानी पृथ्वी की कौन कौन सी गति है। पृथ्वी गतियों में यानी मोशन ऑफ द अर्थ, अर्थ का मोशन, ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती हैं। एक तो है घूर्णन गति और एक है परिक्रमण गति। देखो ये बड़ा कंफ्यूज का विषय हो जाता है, आपको याद करना है। देखो क्या है, दो प्रकार की गतियां होती है पृथ्वी में। पृथ्वी में कितनी प्रकार की गति? दो प्रकार की। घूर्णन गति जिसको दैनिक गति भी कहते हैं, घूर्णन गति जिसको दैनिक गति भी कहते हैं, जिसको परिभ्रमण गति भी कहते हैं, और अंग्रेजी में रोटेशन, अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? रोटेशन। तो देखो घूर्णन, दैनिक, परिभ्रमण, परिभ्रमण रोटेशन। अब देखो और दूसरी क्या है? परिक्रमण। ये देखो ये क्या है? परिक्रमण। यहां पर है परिभ्रमण। देखो परिभ्रमण का मतलब भ्रमण, जैसे भ्रमण करने के लिए नहीं, कहीं घूमने के लिए गए, घूमने के लिए गए, एक दो दिन में आ गए अपन घूम के, लेकिन ये है भ्रमण है यार, कहने का है दैनिक वाला, दैनिक की चीज। और परिक्रमण, परिक्रमण का मतलब है कि जैसे कोई मंदिर है, मंदिर की परिक्रमा करते हैं चारों ओर, तो ठीक ये क्या है? सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसे परिक्रमण। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है, पूरा चक्र लगाती है, उसे तो कहते हैं परिक्रमण, जिसे वार्षिक गति कहते हैं। और ये क्या है? परिभ्रमण। परिभ्रमण यानी एक ही दिन में अपने अक्ष पर घूमना, केवल अपने अक्ष पर, एक ही दिन में अपने अक्ष पर घूमना, ये परिभ्रमण, दैनिक, घूर्णन। लेकिन परीक्षा में ये नहीं आता, परीक्षा में अंग्रेजी शब्द आते हैं, वो दे देगा रोटेशन। तो आपको याद रखना है रोटेशन और रिवोल्यूशन, वार्षिक गति को रिवोल्यूशन और दैनिक गति को रोटेशन। ठीक है। अब देखो आज अपन ये बताएंगे कि घूर्णन, जो घूर्णन है यानी दैनिक गति है, प्रतिदिन की जो दैनिक गति है वो कैसे होती है, कैसे प्रभाव डालती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, मतलब इसको होना तो ऐसे चाहिए था, बिल्कुल सीधा, इसको बिल्कुल सीधी ऐसे होनी चाहिए थी, किंतु वो अपने अक्ष पर ऐसे झुकी हुई है, अपने अक्ष पर ऐसे झुकी हुई है। ये है अक्ष, यानी कह सकते हैं कि लट्टू की जो कीली, कील है, जो लट्टू की कील है, ये समझ लो। देखो अक्ष क्या होता है, ये देखिए ये ग्लोब है, देखो इसका झुकाव है, यहाँ झुकाव है, ये जो है ये जो यहां से और यहां तक ये निकल रहा है, यहां इसके अंदर से एक रोड निकाली गई है और इसको बांधे हुए यहां से, तो वो क्या है? अक्ष है। और देखो आप देखो झुकाव, देखो बिल्कुल आप देखो ये पृथ्वी झुकी हुई है, झुकी हुई है देखो, और एकदम सीधी होती तो ऐसे होती, ऐसे होती, तो झुकी हुई है। इस झुकी हुई पृथ्वी को, ये जो है किसके है? अक्ष पे। तो एक प्रश्न यही उठता है कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव क्या है और कक्षीय झुकाव। देखो दो आते हैं, अक्षीय झुकाव, अक्षीय झुकाव, वह कक्षीय झुकाव, कक्षीय झुकाव, ये इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न आता है जरूर। तो क्या है अक्षीय झुकाव? तो ये होगा, ये देखो अक्ष पे या इसका अक्ष है, पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, तो यहाँ ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री जिसे कहते हैं, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो यहां से ये जो झुकाव है, ये जो झुकाव है, ये झुकाव है 23.5 डिग्री। कितना है? 23.5 डिग्री। ये इस 90 डिग्री से इतना झुकाव है, 23.5 डिग्री झुकाव है, ये अक्षीय झुकाव। ये कौन सा है? अक्षीय झुकाव है। कितना है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकाव। और ये जो झुकाव हो गया, देखो इसके बाद देखो ये जो झुकाव बचा है, तो पूरा ये कितना होता है? 90 का होता है। 90 में से 23.5 चले जाएंगे, तो ये जो पूरा का पूरा ये 66.5 बचा। क्या कितना बचा? 66.5। ये 66.5 डिग्री जो झुकाव है, ये कक्षीय झुकाव है। किसका है? कक्षीय झुकाव है। तो देखो दो बातें हैं, अक्षीय यानी जो अपनी किली पे घूम रही है उसका झुकाव तो कितना है? 23.5 डिग्री। और कक्षीय झुकाव कितना है? 66.5 डिग्री झुकाव है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपनी पृथ्वी है, ये पश्चिम से, ये पश्चिम है, ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्वी दिशा है, पूर्वी दिशा। तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। देखिए ये हिस्सा इस तरफ वाला हिस्सा क्या है? पश्चिम है, और इधर वाला क्या है? पूर्व है। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी, और इसकी और अपने किले पर, देखो ये किले, इसी किले पे घूम रही है, देखो इसी किले पे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो हमेशा पूर्वी ओर वाले हिस्से हैं, जैसे ये पूर्वी ओर, ऐसा ये जो होगा, ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये यहां पर तो क्या होगा? दिन होगा, दिन होगा। और इस तरफ क्या हो जाएगा? ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये जो काले डार्क से दिख रहा है, ये वाला हिस्सा है, यहां पर क्या होगी? रात। क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो इधर वाले हिस्से में तो क्या होगा? दिन होगा, और बिल्कुल इसके बीच में, क्योंकि यहाँ सूर्य है, सूर्य की तरफ से जो क्षेत्र होगा वहां तो क्या होगा? दिन होगा, और इसके विपरीत क्या होगा? रात होगी। तो दिन और रात। और पृथ्वी कहां था? ये पूछ लेते हैं, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम घूमती है या पश्चिम से पूर्व घूमती है? तो पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर हमेशा घूमती है। अब देखो अपने को महसूस नहीं होता है, लेकिन ये जो गति है, और अपनी किली पर देखो, अपने अक्ष पर, जो ये इसका जो अक्ष है ना, इसी अक्ष पर घूमती है, इसी अक्ष पर। और कितनी तीव्र गति से? 1670 किलोमीटर पर आवर, यानी 1670 किलोमीटर एक घंटे में
तेजी से घूमती है, इतनी इतनी दूरी कवर कर लेती है ये घूमती है। और इस घूमने के कारण ये जैसे जैसे सूर्य की ओर जो ईसा आता है, सूर्य की ओर जो ईसा आएगा वो तो क्या होगा, दिन होता जाएगा, और उसके पीछे कैसा क्या हो जाएगा, रात होती जाएगी। जैसे देखिए ये है, ये पृथ्वी मानो, अब आपके बिल्कुल जो शीट में है इसके बिल्कुल आधा आधा मान लो, यहां तो क्या है, दिन है, और पीछे की तरफ क्या है, रात है। अब ये घूमता जाएगा, देखो ये वाला हिस्सा जहां रात थी, ये देखो आपकी तरफ आ रहा है, तो दिन होता जा रहा है, दिन होता जा रहा है, और जब ये यहां तक आ जाएगी तो यहां क्या हो जाएगी, शाम हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे रात हो जाएगी। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और घूमने की गति 1670 किलोमीटर पर घंटा है। देखिए ये है जो आपने जो घूर्णन गति थी उसके क्या प्रभाव हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो देखो चार है मुख्य रूप से। एक तो है घूर्णन गति के कारण, दैनिक गति के कारण, दैनिक का मतलब 24 घंटे में, 24 घंटे में, तो 24 घंटे में परिभ्रमण की कह दो, रोटेशन कह दो, उससे क्या है, दिन रात बनते हैं। तो पहला तो दिन रात है, दूसरा हवाओं व धाराओं की दिशा में परिवर्तन है, और तीसरा है दाब प्रवणता का बनना, और चौथा है कोरियालिस बल की उत्पत्ति। यानी इसके चार ही प्रभाव हैं, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट है। पहला दिन रात का बनना, देखो दिन और रात का बनना दैनिक गति से होता है, यानी घूर्णन गति के कारण होता है। क्यों होता है, जैसे देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी ये तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, और यहां पूर्व की ओर तो क्या होगा, दिन, और यहां क्या रहेगी, रात। तो दिन और रात का बनना घूर्णन गति के कारण होता है। लेकिन देखो वो कंफ्यूज करेगा, प्रश्न बनाने वाला कंफ्यूज करेगा, वो कहेगा दिन रात का छोटा होना किस गति का परिणाम है, वो परिक्रमण गति का है, जिसे रिवोल्यूशन कहते हैं, रिवोल्यूशन इसका परिणाम है। दिन रात का छोटा होना या बड़ा होना वो वार्षिक गति का परिणाम है, लेकिन दिन रात का बनना ये दैनिक गति का कारण है। ठीक है। दूसरा हवाओं व धाराओं की दिशा में परिवर्तन, जो हवाएं चलती हैं उनकी जो दिशा, हवाओं का चलने की उत्पत्ति नहीं है, उत्पत्ति का कारण नहीं है, लेकिन उनकी दिशा में परिवर्तन करने का कारण ये घूर्णन गति है। जब पृथ्वी घूमती है, अभी कोरियालिस बल में बताएंगे कैसे ये हवाएं परिवर्तित हो जाती है, इसमें बताएंगे, और धाराएं परिवर्तित हो जाती हैं। तो जब पृथ्वी घूमती है उससे हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है, दो प्रभाव। तीसरा है दाब प्रवणता का बनना। देखो दाब प्रवणता का एक इतिहास हो, दाब प्रवणता, कोई ए स्थान है, यहां देखिए कोई ए स्थान, ये है ए स्थान है, और ये बी स्थान है, यहां पर बी स्थान है। यहां पर दाब, दाब का मतलब है वायुदाब, वायुदाब यहां पर अधिक है, अधिक, और यहां पर वायुदाब क्या है, कम है। अब देखो ये ध्यान रखो, वायुदाब क्यों अधिक है, क्योंकि वहां तापमान कम है, मतलब वायुदाब और ताप में उल्टा संबंध है, वायुदाब व ताप इसमें विपरीत संबंध है, इनके संबंध क्या है, विपरीत है। जहां पर वायुदाब होगा अधिक होगा, तापमान क्या होगा, कम होगा, और जहां वायुदाब कम होगा तो तापमान क्या होगा, अधिक होगा। ये ध्यान रखो। तो ये यहां पर वायुदाब क्या है, अधिक है, और यहां वायुदाब कम है, तो उच्च, ये नियम है। पौने कैसे चलेंगे, उच्च वायुदाब से, अधिक है तो उच्च वायुदाब, यहां क्या कहेंगे, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पौने चलेंगे। तो पौनों की दिशा कैसे हो जाएगी, यहां से इस ओर चलेंगे, यहां से इस ओर चलेंगे, पौनों की दिशा हो जाएंगे। यह है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पौने चलने लग जाती हैं। तो ये जो ये है अधिक है और यहां कम है, ये जितना पास पास होगा उसको कहते हैं दाब प्रवणता। क्या कहते हैं, दाब प्रवणता। जब दाब प्रवणता अधिक होगी तो वायु की गति भी तीव्र गति से होगी। तो ये वायु, ये जो दाब प्रवणता का बढ़ना ही है। क्यों है, क्योंकि देखो किसी स्थान पे सूर्य की किरणें सीधी चमकती है, वहां तापमान अधिक है, और जहां तिरछी, यहां देखो यहां पर तिरछी गिरेंगी तो वहां पर क्या होगा, जो उच्च अक्षांशी है, ध्रुवीय वाले क्षेत्र है, वहां तिरछी किरणें गिरेंगी तो वहां पर तापमान कम होगा, तो यानी तापमान कम होगा तो उच्च वायुदाब होगा, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पौने चलने लग जाती है। तो ये भी समझ में आ गया। तो देखो तीन चीजें समझ में आ गया आपको, दिन रात का बनना, हवाओं व धाराओं की दिशा में परिवर्तन, और दाब प्रवणता। अब ये इंपॉर्टेंट है, कोरियालिस बल की उत्पत्ति। ये हो देखो कोरियालिस बल की उत्पत्ति। हाँ देखो बेटा विद्यार्थियों, कोरियालिस बल की उत्पत्ति देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अलग से पूछा जाता है कोरियालिस बल का प्रभाव कहां पर सबसे अधिक है, कहां पर सबसे न्यूनतम है, ये क्या होता है, देखो समझो आराम से, बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा मैं, ध्यान से सुनिए। देखो कोरियालिस बल, इसकी उत्पत्ति का जो जिक्र किया सबसे पहले जी कोरियालिस ने किया, जी कोरियालिस ने किया। और इन्होंने जी कोरियालिस ने क्या कहा कि हवाएं जो है ना उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाईं, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, बाईं, ये दाईं और बाईं का। तो कैसे, देखो ये पृथ्वी, ये इसके बीचों बीच ये तो उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, देखिए ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। ये क्या कह रहा है कोरियालिस, जी कोरियालिस कह रहा है कि जो हवाएं हैं ना उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं, चलनी तो चाहिए थी, जैसे मान लो यहां से हवाएं दक्षिण की ओर जा रही हैं, यहां से हवाएं क्या चल रही हैं, दक्षिण की ओर जा रही हैं, तो ऐसे दक्षिण की ओर जा रही हैं,
लेकिन वो अपने उत्तरी गोलार्ध में, ये हिस्सा क्या है उत्तरी गोलार्ध, इतना ये हिस्सा क्या है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाएंगी। किस ओर मुड़ जाएंगी? दाईं ओर मुड़ जाएंगी। जैसे ये इधर तो आनी तो यहां चाहिए थी, लेकिन इसका दाया किस ओर है? इस ओर है, इसका दाया इस ओर है, तो पवनों की दिशा सीधी दक्षिण की ओर न जाकर ये इस तरफ मुड़ जाएंगे, इसके दाएं मुड़ जाएंगे। तो और ऐसे ही क्या कहा? बाईं ओर। दक्षिणी गोलार्ध में क्या कहा? बाईं ओर। देखिए यहां से पवने उत्तर की ओर चलनी चाहिए थी, मानो यहां से पवने उत्तर की ओर चलनी चाहिए थी, लेकिन इसके देखो अब ये उत्तर की ओर है, इसका बाया किधर है? इधर, तो इसकी जो दिशाएं हैं बाईं ओर मुड़ जाएंगी, इस तरफ चले जाएंगे। समझ आ गया? यानी जो पवने हैं ऐसे चलने लगेंगे, पवनों की दिशा ऐसे बढ़ेगी, और उत्तरी गोलार्ध में ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। जो जो व्यापारिक पवने हैं उनका बनने का कारण कोरियालिस बल ही है। पछुआ पवने बनने का कारण ही कोरियालिस बल है, पूर्वी हवाओं का बनने के कारण ही कोरियालिस बल है। जो स्थायी पवने चलती हैं वो कोरियालिस बल के द्वारा ही चलती हैं। समझ में आ गया? जैसे आप देखो, कोई देखो ये देखो, ये समझो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। अब कोई यहां से व्यक्ति यहां से इधर आना चाह रहा है, इधर, तो ये जो हवाएं यहां से इधर की ओर चलती हैं, लेकिन कह रहे हैं कि कोरियालिस महोदय कह रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में क्या देगा? अपने दाईं ओर, यानी इधर हो जाएगी। ऐसे समझ लो, पवने कैसे जानी चाहिए? यहां से उत्तर की ओर जानी चाहिए थी, पवने उत्तर की ओर जानी चाहिए थी, लेकिन इसके किस ओर मुड़ जाएंगे? दाईं ओर, तो ये दाईं ओर, पवने इधर मुड़ जाएंगी। समझ लो ना? मान लो उत्तरी गोलार्ध की मैं बात कर रहा हूं, उत्तरी गोलार्ध की ही बात कर रहा हूं मैं। देखो उत्तरी गोलार्ध में ही जैसे मान लो पवनों की दिशा ये थी, ये है पवनों की दिशा, लेकिन इधर से यानी पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, लेकिन क्या है फिर इस कोरियालिस बल के द्वारा क्या है कि अपने दाहिनी दिशा मुड़ जाएगी। तो अब ये पवने ऐसे ना चल के इसका दाहिना दिशा क्या है? इस ओर, यहां की ओर चलेंगी, ये पवने किस ओर चलेंगे? ऐसे चलेंगी। चलो आ गया? कैसे कर लो? पवनों की दिशा चलने का ये था, मान लो ऐसे चलती है पवनों की दिशा, मान लो पवनों की दिशा इस तरह है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में पवनी दिशा ऐसे ना चल के अपने किस ओर मुड़ जाएंगी? दाईं ओर मुड़ जाएंगी। ये लो इसका दाईं ओर, इस तरह चलेगी, इस तरफ चलेंगे। समझ में आ गया? ठीक ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में आपने क्या हो जाएंगी? बाईं ओर मुड़ जाएंगे। तो देखो कोरियालिस जो जीसी कोरियालिस थे वो तो क्या कहता है? दाएं और बाएं, बस दो ही बातें कही। इसी को ही आगे फेरल का नियम के नाम से जाना जाता है। इसी को ही क्या कहते हैं? फेरल के नियम। क्या कहते हैं? फेरल, फेरल, फेरल का नियम। फेरल मोदी ने क्या कहा? भाई इसी है वही चीजें, लेकिन देखो समझाने का तरीका अलग था। ये फेरल जी क्या कह रहे हैं? फेरल मोदी क्या कह रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दाएं बाएं कैसे बताया? उन्होंने कहा कि जिस दिशा से पवने चल रही हैं, मान लो पवने यहां दक्षिणी गोलार्ध की पवनों की दिशा यहां से है, इधर से और उत्तर की ओर चल रही है। वो कह रहा है जिस दिशा से पवने चल रही हैं, यदि उसी दिशा में मुंह करके खड़ा हो जाए, ऐसे मुंह करके, भाई इधर से चल रही है तो उसी आगे की तरफ मुंह करेंगे ना, तो उस तरफ मुंह करके खड़ा हो जाए, यानी जिस दिशा से पवने आ रही है उस तरफ पीठ कर लें, तो दाईं ओर जो दाईं ओर है, इसका दाईं ओर क्या है? ये है, तो पवनों की दिशा क्या हो जाएगी? दाईं ओर जाएगी। और उत्तरी गोलार्ध में जहां से पवने चल रही हैं उस तरफ तो पीठ कर ली जाए, और जिस ओर पवने जा रही है उस तरफ मुंह कर लिया जाए, तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर पवनों की दिशा हो जाती है। बस बात वही है, वो पीठ क्या कहता है? जहां से पवने चल रही है उस तरफ पीठ करके खड़ा हो जाना चाहिए, बस। तो उसको क्या कह दिया? फेरल का नियम और कोरियालिस बल, वो एक ही बात है। लेकिन ये तो केवल दाईं और बाईं की करता है बात, और फेरल क्या कहता है कि जिस दिशा से पवने चल रही हैं, यानी उत्पन्न हुई है, उस दिशा में पीठ कर दिया जाए, और जहां जिस ओर जा रही है उस तरफ मुंह कर लिया जाए। तो दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर पवनों की दिशाएं हो जाएंगी। देखिए कोरियालिस बल यानी उत्पन्न कैसे हुआ? देखो समझो उत्पन्न कैसे हुआ कोरियालिस बल। देखो यहां से इस स्थान पे पवने चली, इस वाले स्थान पे, ये कर्क रेखा है, इस स्थान से पवने भूमध्य रेखा की ओर चलनी चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कोरियालिस जी कह रहे हैं कि इस दिशा में नहीं होके ये किस दिशा में मुड़ जाती हैं? इधर मुड़ जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये यहां चलेंगे, और देखो ये यहां चलनी चाहिए, लेकिन दिशा कैसे होगी? उनकी दिशा इस ओर होगी, यानी दाईं ओर मुड़गी। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़गी, अब देखो ये मुड़ गई कैसे? देखो बहुत आसान है, समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो उभार सबसे ज्यादा उभार कहां है? बीच में है, और जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की जाएंगे या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे इसका उभार कम हो जाता है। देखो यहां पर ध्रुवों पर यदि इसको गोला करूं, मैं इसको गोला करूं तो छोटा सा गोला बनेगा, समझ रहे हो ना? ये ध्रुवों पर मैं गोला करूं, ये देखो छोटा सा गोला बन गया, यहां पर एक गोला करूं तो ये बन गया, यहां पर एक ये गोला बन गया, यहां पर और गोला, यहां जैसे जैसे भूमध्य रेखा पे जाएंगे, यहां पर जाएंगे, गोले का आकार क्या जाएगा? बड़ा हो जाएगा, गोले का आकार क्या जाएगा? बड़ा। ऐसे देखो नीचे, यहां पर गोला करूं तो छोटा गोला बनता है, इससे बड़ा गोला, इससे बड़ा और बड़ा, और भूमध्य रेखा पे जाके बड़ा गोला बन जाता है। यानी इसका उभार सबसे ज्यादा उभार कहां है? भूमध्य रेखा पे। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, तो देखो ऊपर वाला हिस्सा भी घूम रहा है, नीचे वाला भी घूम रहा है, यानी ध्रुव जो है बिंदु के रूप में है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव वो भी घूम रहे हैं,
और वो भी एक चक्कर कितने 24 घंटे में चक्कर लगा रहे हैं। तो ऊपर वाला भी हिस्सा 24 घंटे में एक ही चक्कर लगा रहा है, तो इसका मतलब वो तो बिंदु के ऐसे चक्कर लगाए, उसको तो उसकी जो गति है बिल्कुल धीरे रहेगी, क्योंकि उसको तो थोड़ा सा चक्कर लगाना है। हो सकता है वहां आधा किलोमीटर का ही चक्कर हो या 1 किलोमीटर का ही चक्कर हो, लेकिन जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है ये इतना विस्तृत है। ये भूमध्य रेखा जो व्यास है 12,753 किलोमीटर है, इसका जो व्यास है 12,753, तो जो 12,753 किलोमीटर का चक्कर लगाना है इसे तो, और ध्रुवों पर बिल्कुल थोड़ा सा चक्कर लगाना है। तो ये व्यक्ति जो यहां पर है, ये जो यहां पर है, जो पवनों की दिशा यहां से इधर जानी चाहिए थी, ये पवनों की दिशा इधर जानी चाहिए थी, लेकिन वो बहुत तेज गति चल रहा है, तो वो तो आगे चलेगी। पृथ्वी जो दिशा था आगे चला गया, पवनों की दिशा क्या होगी, तिरछी होगी। देखो आप समझो इस बात को, समझो प्यारे बच्चों, देखो इसको समझने की कोशिश करो। मान लो ध्रुव के ऊपर कोई व्यक्ति है और वो यहां से पत्थर फेंकता है, सीधा पत्थर फेंकता है, वो फेंकना ए स्थान पे चाहता है, यहां पर ए स्थान में लिख गया, ए स्थान पर यहां खड़ा व्यक्ति यहां पर पत्थर फेंकना चाहता है, लेकिन पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो 1670 किलोमीटर पर आवर है। तो वो जो पत्थर फेंकेगा तो ये जो हिस्सा है ये तो आगे निकल गया, तो पत्थर की दिशा क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो पत्थर की दिशा वो, क्योंकि ये वाला स्थान आगे चला गया, समझ रहे हो ना, वो यहीं पर आए तो वो ये वाला स्थान, इसलिए कहते हैं कि इसकी जो दिशा है परिवर्तित हो जाती है, अपने किस ओर हो जाती है, दाएं ओर हो जाती है। ऐसे ही ये वाला हिस्सा यहां पर जब पत्थर फेंकेगा तो ये अपनी बाईं ओर यानी इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी, क्योंकि ये वाला स्थान आगे पहुंच जाता है, तीव्र गति से, क्योंकि बीच मध्य वाला भाग है, भूमध्य रेखा वाला भाग है, वो सबसे तेज घूमता है। जैसे साइकिल का पहिया लो, साइकिल के पहिए बीच में तो बीच का वाला हिस्सा है वो भी घूमेगा, बिल्कुल धीरे धीरे घूमेगा, लेकिन वो उसको लंबा चक्कर लगाना है, बीच जो साइकिल का पहिया है उसको लंबा चक्कर, तो वो तीव्र गति से घूमेगा। ठीक उसी प्रकार से तो ये है कोरियालिस बल, और कोरियालिस बल जो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, शून्य होता है। तो भूमध्य रेखा पर क्या होता है, यहाँ पर भूमध्य रेखा है, इस पर क्या होता है, शून्य। इसी कारण से भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है जो 8 डिग्री उत्तरी और 8 डिग्री दक्षिणी, इसके बीच वाला जो क्षेत्र है उस पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं आते। और इसका जो मान है, जो कोरियालिस बल का जो मान है, मान कितना होता है, साइन 0 से 1 तक होता है, 0 से 1 तक होता है इसका मान। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पे तो शून्य है, और ध्रुवों पर इसका क्या हो जाएगा, 1। तो देखो हमने बताया पृथ्वी गति के गुणन के बारे में बताया, गुणन। तो गुणन को दैनिक गति भी कहते हैं, परिभ्रमण, देखो ये याद रखना, परिभ्रमण और परिक्रमण में अंतर है। परिभ्रमण, भ्रमण का मतलब भ्रमण करके आ जाना, लेकिन परिक्रमण जो वार्षिक गति है उसमें देखो परिक्रमण, जैसे हम जो मंदिर है, मंदिर की चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो ठीक सूर्य के जो चारों ओर परिक्रमा करेंगे, उसको परिक्रमण कहते हैं, वार्षिक गति कहते हैं। लेकिन आप अंग्रेजी का ही शब्द याद रखना, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, रोटेशन दैनिक और रिवोल्यूशन वार्षिक। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से दिन और रात का बनना, हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन, जैसे हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन, बताया दिशाओं में क्या हो गया, परिवर्तन होना, धाराओं की दिशाओं में परिवर्तन होना, ये इसका प्रभाव है। दाब प्रवणता का बनना, कोरियालिस बल की उत्पत्ति होना आदि से प्रभाव है। कल की क्लास में हम परिक्रमण यानी वार्षिक जो गति है, ड्यूरेशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपको चैनल अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।